दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज खबरों की शुरुआत ढाई साल की ढिशुम के साथ। मुंबई के बीएमसी चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बने 24 घंटे ही हुए हैं कि महायुति में एक बखेड़ा खड़ा हो गया। खबर एकनाथ शिंदे के बागी तेवर दिखाने और ब्लैकमेलिंग पर उतर आने की है। सूत्रों से खबर यह है कि शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक होटल में भेज दिया है। उनकी बाड़ेबंदी कर दी गई है और बीजेपी से डिमांड रख दी गई है कि बीएमसी में मेयर बनेगा तो ढाई साल के लिए बनेगा। यानी बीएमसी में बीजेपी के पहले मेयर के सपने पर उसके सहयोगी ही ग्रहण लगाते दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से ऑल इज वेल बताने वाला गठबंधन भीतर से भयंकर खींचतान के दौर में जाता हुआ नजर आता है। मतलब यह कि देवा भाऊ और लाडला भाई ने मिलकर कल ही महाराष्ट्र में जो झंडे गाड़े, उस जश्न में लाडला भाई ने ही विघ्न डाल दिया है। मुंबई में पहली बार अपना मेयर बनाने जा रही बीजेपी की खुशी में ढाई साल वाला ग्रहण लगा दिया है। सूत्र बताते हैं कि ढाई साल की शर्त पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। हालांकि दोनों ही नेता यानी कि दोनों खेमों के नेता इस बात को कंफर्म तो नहीं कर रहे, लेकिन इशारों की भाषा में इनकार भी नहीं कर रहे हैं। पूरे 5 साल महायुति का मेयर रहेगा। मुंबई को, महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना, मुंबई का विकास करना, मुंबई की सुरक्षितता को अबाधित रखना, यह क्रम प्राप्त है। मुंबई करों की सेवा सुविधा उनको देना, यह क्रम प्राप्त है। कौन कितने साल होगा यह महत्व का नहीं है। 5 साल महायुति का महापौर मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान करने का निर्णय यह मुंबई करों ने किया है। जो भी बातें अभी बाहर आ रही है, ये मेरे ख्याल से मनगढ़ंत बातें हैं। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और भाजपा के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, ये दोनों ही लोग इसके बारे में जो बोलेंगे वो अधिकृत रहेगा। एकनाथ शिंदे साहब ने कल ही शाम को बताया है कि महापौर पद पे हमारा कुछ भी दावा नहीं है। महायुति के लाडला भाई वसूली भाई क्यों बन गए? शिंदे की सियासत क्या बताती है? उनकी टीस आखिर है क्या? ये सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले होटल पॉलिटिक्स देखिए। शिवसेना शिंदे के ये वो 29 पार्षद हैं जो आज शाम मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में अचानक से प्रकट हो गए। बीएमसी की जीत पर मुंबई में आज बीजेपी जश्न मना रही थी, लेकिन इस जश्न में शिवसेना के पार्षद कहीं भी नजर नहीं आए। ये सीधे शाम को ताज एंड लैंड्स होटल में दिखाई दिए, जहां शिवसेना शिंदे की ओर से इन सभी 29 पार्षदों का सम्मान समारोह रखा गया था। होटल के बाहर जहां पे शिवसेना के 29 पार्षदों को रखा गया है और इन सभी का सम्मान खुद एकनाथ शिंदे के हाथों होने वाला है। सूत्रों की जानकारी अगर ले तो यहाँ पर जिस प्रकार से शिवसेना ने एक सुरक्षा बरताई है, उसे देखते हुए है सभी पार्षद अब एकनाथ शिंदे के अगले आदेश तक इसी होटल में रहेंगे, तब तक जबकि मुंबई का मेयर कौन होगा इसका फैसला नहीं हो जाता और ढाई साल की पार्टियों में मेयर का मामला सुलझ नहीं जाता, जिसकी डिमांड एकनाथ शिंदे की ओर से बीजेपी के सामने रखे जाने की बात सामने आ गई है। अब जरा वजह पर आते हैं कि शिंदे क्यों बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्यों उन्होंने ढाई साल का पेच फंसाया है। तो इसकी पहली बड़ी वजह यह है कि बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी शिवसेना शिंदे पर निर्भर है। 227 सीटों में बहुमत का नंबर 114 का है। बीजेपी की सिर्फ 89 सीटें हैं। शिवसेना की 29 सीटों के बिना बीजेपी का मेयर बना पाना बेहद मुश्किल है। बीएमसी का गणित साफ है कि बीजेपी किंग की भूमिका में है तो शिवसेना किंग मेकर के रोल में। एकनाथ शिंदे की अड़ीबाजी की दूसरी वजह, बीएमसी में इस बार बीजेपी का शिवसेना से बड़ी पार्टी बन जाना है। शिंदे को खौफ इस बात का बढ़ गया है कि बीजेपी कहीं शिवसेना को निगल ना जाए। 30 साल से बीएमसी में शिवसेना बड़ा भाई और बीजेपी छोटा भाई की भूमिका में थी। हालांकि वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात थी, जब 2 टुकड़ों में शिवसेना नहीं बटी थी। बीजेपी की सीटें 82 से 89 हो गई हैं, शिवसेना की 84 से 29 हो गई हैं। हालांकि ये शिवसेना के बंटवारे के बाद के आंकड़े हैं, ये शिंदे सेना के आंकड़े हैं।
इसलिए भी एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी को किसी तरह फंसाकर और 2.5 साल मेयर का बंटवारा करके अपनी अहमियत बनाकर रखी जाए। और तीसरी बड़ी वजह 2.5 साल मेयर वाली शर्त के पीछे शिंदे की सीएम वाली टीस भी है। 2022 में शिंदे ने शिवसेना तोड़ी तो बीजेपी ने उन्हें सीएम बनवाया। 2024 में बीजेपी बड़ी पार्टी बनी तो शिंदे को डिप्टी सीएम पर तैयार होना पड़ा। यह भी एक बड़ा दर्द है कि अगर तब बीजेपी ने अपने नंबरों की ताकत से उन्हें झुकाया था तो अब शिवसेना शिंदे भी अपना मौका क्यों छोड़े। महायुति में चिंगारी की खबर फैली तो देखिए उद्धव की शिवसेना ने भी इसे कैसे हवा देने की कोशिश की और शिंदे को थोड़ा और उकसाया। मैं कोई स्पेक्यूलेशन में पढ़ना नहीं चाहूंगी। 2.5 साल का है, 2 साल के हैं, पर शिंदे जी ये जरूर जान लें कि 2.5 साल का वादा तो असेंबली चुनाव में 2019 में हमारे साथ भी किया गया था, फिर क्या हुआ सब जानते हैं। तो दूसरी बात, रही बात जो भी निर्णय लिया जाए, जो भी मेयर चुनकर आए, भूमिपुत्र हो, हिंदू मराठी हो, और उसका निर्णय उन कारोबारियों के हाथ में ना हो। एकनाथ शिंदे की घबराहट की एक और वजह है, वो है बीएमसी में उनकी शिवसेना से उद्धव की शिवसेना यूबीटी का बड़ा हो जाना। महाराष्ट्र की सियासत एक अरसे से खिचड़ी वाली रही। कब कौन किसके पाले में चला जाए, किसका साथी बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। अब जरा इस बात पर आते हैं कि क्या बीजेपी शिंदे के बगैर बीएमसी में मेयर बना सकती है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें 3 फॉर्मूले भी हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला यह कि शिवसेना के 29 पार्षद बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो 89 + 29 का यह जोड़ 118 ही रहेगा, यानी कि 4 सीटें बहुमत से ज्यादा। दूसरा यह कि बीजेपी शिंदे को छोड़कर उद्धव को साथ ले ले और 89 और 65 मिलकर 144 हो जाएं, पर ऐसा होना बहुत कठिन है। और तीसरा यह कि शिंदे उद्धव से ही हाथ मिला लें, इसमें राज ठाकरे और कांग्रेस भी जोड़ लें तो गेम बदल जाएगा। लेकिन ये बहुत टेढ़ी खीर है जिसके होने की उम्मीद ना के बराबर है। राजनीति वैसे संभावनाओं का भी नाम है। लगे हाथ उद्धव का आज बयान भी सामने आ गया। हो सकता है इससे शिंदे की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाएं कि वो रिस्क तो नहीं ले रहे। पहले तय होने दो। 2.5 साल में उनमें जो आए हैं, अगर पहले 2.5 साल महापौर बनेगा क्या, कि फिर और किसी उनकी पार्टी तोड़कर ये महापौर, जैसे मेरी पार्टी तोड़कर मेरा ही मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे क्या, वो देखने जैसी चीज। अभी इंटरेस्टिंग होगी ये बात। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे, भाजपा महापौर बनाएगी। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी के जीत के नायक देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के ट्रेलर को बहुत नॉर्मल पिक्चर बताया है। कहा हम सब इसे सुलझा लेंगे। बसून ठरवू ना। बघा आता याच्यामध्ये महापौर कोण, महापौर कधी, महापौर किती वर्ष वगैरे सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसून ठरवू। काही त्यात वाद येणार नाही। छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू। वैसे सच तो यह भी है कि शिंदे ने भी कच्ची कौड़ियां नहीं खेली हैं। आज असली शिवसेना का लेबल उनके पास है। राज्य के साथ केंद्र में भी वो पार्टनर हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ कंफर्ट जोन में हैं। वहीं दूसरी ओर जाएंगे, अगर कोशिश भी करेंगे तो दोनों ठाकरे के आगे वो उठ नहीं पाएंगे, गुम हो जाएंगे। और उद्धव ठाकरे शिंदे के साथ अब कभी आएंगे जिसने उनकी पार्टी तोड़ी, सिंबल भी छीना, घर एक तरह से लुट गया। इसकी उम्मीद बहुत कम है, या यूं कहें कि ना के बराबर है कि शिंदे और उद्धव कभी साथ साथ होंगे। और अब जनहित में आगे बढ़ते हुए बात उस राजनीति के भाईजान की जिनकी बढ़ती ताकत से तमाम सियासी सूरमाओं की जान अटक सी गई है। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के नतीजों में एआईएमआईएम ने कमाल का प्रदर्शन किया है। बीजेपी के तूफान में जहां सूबे के करीब करीब हर शत्रप हवा में उड़ गए, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपनी सीटों के ग्राफ में 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी कर ली है। देश के सबसे ताजा चुनावी प्रदर्शन को पैमाना माने तो सियासत के भाईजान ओवैसी ने एक बार फिर से खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित कर दिखाया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के आते ही उनकी पार्टी ने मिशन उत्तर प्रदेश भी लॉन्च करने का ऐलान किया है। जाहिर है ओवैसी का नया मिशन यूपी की सत्ता में वापसी के लिए पीडीएफ फॉर्मूले पर तेजी से आगे बढ़ रहे अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है।
ओवैसी की बढ़ती ताकत मुस्लिम वोटों पर कॉपीराइट समझने वाले कांग्रेस के लिए भी किसी चेतावनी से कम नहीं। एआईएमआईएम यूपी में क्या करने वाली है, ये देखने से पहले महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों में इस पार्टी के प्रदर्शन का अंक गणित आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र की 13 महानगर पालिकाओं में एआईएमआईएम ने कुल 125 सीटें हासिल की हैं। पिछली बार महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एमआईएम को सिर्फ 56 सीटें मिली थीं, जिसमें इस बार 123% का उछाल आया है। पूरे महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने शरद पवार की पार्टी एससीपी की 36 सीटों से करीब 3.5 गुना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को मिली 13 सीटों से करीब 10 गुना ज्यादा सीटें जीती। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में यूपी की सत्ता के दावेदारों में शुमार समाजवादी पार्टी को जहां सिर्फ 8 सीटें नसीब हुई, वहीं बीएसपी को भी महज 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। बात अगर बीएमसी की करें तो यहां ओवैसी की पार्टी को 8 सीटें मिली, जो राज ठाकरे की पार्टी को मिली 6, अजित पवार की पार्टी को मिली 3, शरद पवार की पार्टी को मिली 1 और अखिलेश यादव की पार्टी को मिली 2 सीटों से ज्यादा है। यकीनन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में प्रदर्शन खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में ओवैसी भी उन नेताओं के अब मजे ले रहे हैं जो उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते हैं। अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत और क़ुव्वत से तय करते आए और आगे भी तय करते रहेंगे। अब ये वर्डिक्ट कैसा आया, क्यों जीते ये लोग, तो ये तो अब वो पार्टीज को तय करना है जो हमको भी गाली देते। तो आवाम का फैसला है। कैसा है ना कि अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। तो वो डिफीट क्यों हुई, वो बड़े जय्यद लोगों को बोलना पड़ेगा, मगर जहां तक वोटर लिस्ट सही थी। एआईएमआईएम का चुनावी निशान पतंग है। अब संयोग देखिए कि मकर संक्रांति के दिन ही महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के लिए मतदान हुए, जिसमें ओवैसी की पतंग ने मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वालों की उम्मीदों की डोर बुरी तरह से काट दी। छत्रपति संभाजीनगर, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था, यहां ओवैसी की पार्टी को 33 सीटें मिली। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम ने बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। इसके बाद मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, अमरावती में 12, धुले में 10, सोलापुर में 8, मुंबई में 8, नागपुर में 6, ठाणे में 5 सीटें, अकोला में 3 सीटें, अहिल्यानगर और जालना में 2-2 और चंद्रपुर में 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में गई है। इस तरह से ओवैसी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 125 का आंकड़ा छू लिया। इस प्रदर्शन से पार्टी का हौसला भी आसमान छू रहा है, जिसे पार्टी के नेता जताने में भी कतई गुरेज नहीं कर रहे। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने लिखा है, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद 111 विधायक मिलकर भी महाराष्ट्र में सूपड़ा साफ होने से नहीं बचा पाए। गोवंडे में तो सभी विराजमान थे, फिर भी इनका किला ढह गया। संकेत साफ है यूपी के लिए। ओवैसी की पार्टी के एक और नेता शादाब चौहान लिखते हैं, बिहार महाराष्ट्र फतह करने के बाद अब उत्तर प्रदेश फतह करने की बारी है। बड़ी बात यह कि एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली इस मिशन में 7 जनवरी से पश्चिम यूपी में कारवाए इत्तेहाद का आगाज भी करने वाले हैं। इत्तेहाद का अर्थ होता है एकजुटता। यह साफ है कि यूपी में ओवैसी के सूबेदार शौकत अली मुस्लिम वोट की एकजुटता की कोशिश करेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन तो अभी से 2027 के चुनाव में ओवैसी से गठबंधन की पैरोकारी में जुट गए हैं। किसी भी तरह से वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और सांप्रदायिक शक्तियों को सबको हराना चाहिए। एआईएम के भी ओवैसी साहब का भी यही मकसद है कि सांप्रदायिक पार्टियां जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर उनका वाकई ये सीरियस मकसद है तो हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका इवॉल्व करना चाहिए जिससे हिंदुस्तान में सेकुलर वोट, हिंदू मुसलमान वोट आपस में बटे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि बिहार और महाराष्ट्र की तरह ओवैसी की पतंग यूपी में भी कामयाबी की उड़ान भर पाएगी,
क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद पिछले 2 विधानसभा चुनाव में AIMIM का प्रदर्शन फिसड्डी रहा है। 2017 में यूपी में ओवैसी की पार्टी ने 403 में से 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट ना जीत सके। 37 पर तो जमानत जब्त हो गई। वोट मिले सिर्फ 0.24%। साल 2022 में AIMIM ने यूपी में 95 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए। सभी की सभी 95 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। वोट मिला महज 0.49%। लेकिन अब MIM का दावा है कि 2027 में उसके पक्ष में नतीजे सोच से भी बेहतर आएंगे, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब की बार भी यूपी के मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ अखिलेश यादव में है। 10 सालों में बहुत कुछ सीखा है और संगठन पे हम इंशाल्लाह बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। 2026 का परिणाम ऐसा रहेगा उत्तर प्रदेश में कि लोगों ने सोचा नहीं होगा। हम उससे बेहतर रिजल्ट जिला परिषद में इंशाअल्लाह ताला लेकर के आने वाले हैं। मुसलमानों का पूरा विश्वास 2027 में अगर किसी के साथ है तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की क़यादत में जो इंडिया अलायंस हमारा उत्तर प्रदेश में है, मुसलमान कहीं नहीं जा रहा है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में ओवैसी की कामयाबी ने अखिलेश यादव की बेचैनी भी जरूर बढ़ा दी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की 11.5% मुस्लिम आबादी से कहीं ज्यादा यूपी में तकरीबन 20% मुसलमान हैं। और अगर यूपी के मुसलमानों ने ओवैसी को नेता मान लिया तो पीडीए रथ पर सवार होकर अवध जीतने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव का सपना चकनाचूर भी हो सकता है। अब यूपी की कैसी बिछेगी बिसात, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। खबरों में बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अब उनकी नजर दीदी के अभेद्य किले पश्चिम बंगाल पर है। टीएमसी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी विकास और विरासत की बिसात बिछा रही है और इसी का काउंटर करने के लिए दीदी भी मैदान में है। मंदिर नजर आने लगी हैं। सबसे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी है, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम की गुवाहाटी तक दौड़ेगी। यानी मां काली की धरती से मां कामाख्या की भूमि तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। वहीं दूसरी तस्वीर सिलीगुड़ी की है, जहां 16 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकाल महातीर्थ का शिलान्यास किया। इसे ममता की बदलती राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जाता है बंगाल की राजनीति में धर्म और जाति से परे बंगाली अस्मिता का सिक्का चलता है, लेकिन इस बार बंगाल का सियासी मिजाज बदला सा है। दीदी के बदले हुए गोल पोस्ट से पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। आपको पश्चिम बंगाल के मालदा लेकर चलते हैं, जहां आज पीएम मोदी ने स्लीपर वंदे भारत समेत विकास की कई योजनाओं की शुरुआत की। विकास की सौगात के बाद पीएम ने माइक संभाला, टीएमसी पर बंगाल की पहचान बदलने का आरोप लगाया। सुनिए। पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी ने बंगाली पहचान के मुद्दे को कुरेदा है। बंगाली अस्मिता के साथ ही इसका एक सिरा धर्म से भी जुड़ता है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ बांग्लादेश से सटे जिलों से ही ज्यादा होती है, जिनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तरी दिनाजपुर और उत्तर 24 परगना जैसे जिले शामिल हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर जिले में तो मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज्यादा है।
बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता सरकार इन घुसपैठियों पर मेहरबान है और बदले में इन घुसपैठियों से टीएमसी को सियासी माइलेज मिलता रहा है। साल 2011 से ही मुस्लिम आबादी ममता पर अपना भरोसा जताती रही है। तुष्टीकरण के आरोपों के बावजूद ममता भी खुलकर मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही, लेकिन इस बार ममता बनर्जी सनातन धर्म की शरण में ज्यादा नजर आ रही हैं। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देने के लिए सीएम ममता बनर्जी कल सिलीगुड़ी पहुंची, जहां उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति लगाने का ऐलान किया। सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ का शिलान्यास किया। नाम उज्जैन महाकाल से प्रेरित है तो मंदिर का डिजाइन राम मंदिर जैसा है। सीएम ममता बनर्जी ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। वैसे एक सच ये भी है कि पिछले चुनाव में भी चंडी का पाठ करती हुई ममता बनर्जी जगह जगह नजर आ रही थी। जब जय श्री राम के नारे न लगाने या उस पर उकसावे वाली बात कहकर ममता बनर्जी कई बार बैकफुट पर आई थी, लेकिन इस बार हर हर महादेव का नारा लगाती हुई आपको वो सुनी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बाकी हैं वहां पर विधानसभा चुनाव होने में। जनहित में आगे बढ़ेंगे और अब बात जाने माने संगीतकार ए.आर. रहमान की। सिनेमा में अपने संगीत और बरसों की मेहनत से रहमान ने अपने नाम को ब्रांड के तौर पर स्थापित किया, लेकिन ए.आर. रहमान ने अपनी उसी ब्रांड वैल्यू को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि एक संगीतकार ने आखिर 33 साल बाद सांप्रदायिकता के सुर क्यों छेड़ दिए हैं। 2 दिन पहले ए.आर. रहमान ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें रहमान से उनके संगीत, आने वाली फिल्मों और भविष्य की योजनाओं पर कई सवाल पूछे गए। इनका जवाब देते हुए रहमान ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिस पर फिल्म जगत से लेकर राजनीति तक हल्ला मच गया है। दरअसल हिंदी सिनेमा में काम करने के सवाल पर ए.आर. रहमान की ओर से जवाब दिया गया कि पिछले 8 सालों से उन्हें हिंदी फिल्मों में काम मिलना कम हो गया है, क्योंकि फैसले लेने की ताकत अब क्रिएटिव हाथों से चली गई है और इसके पीछे कोई सांप्रदायिक बात भी हो सकती है। बॉलीवुड को लेकर ए.आर. रहमान के इसी बयान से नया बखेड़ा शुरू हो गया है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ए.आर. रहमान बॉलीवुड में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें काम मिलना कम हो गया है? और रहमान ने हिंदी फिल्म उद्योग में सांप्रदायिकरण होने की बात आखिर क्यों कही है? कुछ लोग बॉलीवुड में सांप्रदायिकता वाली बात पर रहमान के सुर में सुर मिला रहे हैं, वहीं एक तबका संगीतकार के बयान को बेहद खतरनाक करार दे रहा है। ये बहुत डेंजरस कमेंट है। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सच अ सक्सेसफुल मैन, ही इज सच अ मैच्योर मैन, ही शुड नॉट हैव सेड इट, मे बी ही हैज हिज रीजंस। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थितियां हैं। देखिए, भारत की संस्कृति, भारत का दर्शन, भारत की जो परंपराएं हैं, मूल्य हैं, वो ऐसा नहीं सिखाते। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो रहा है, हो ही रहा है, तभी लोग बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए, सबके लिए चिंता का विषय ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए कलंक है। ये सब नहीं होना चाहिए। अब ए.आर. रहमान की जुबान से बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। इसका किस तरह का असर आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।